अब आपने एक ऐलान कर दिया कि हर पर्व आप सामूहिक रूप से मनाएंगे, उसमें मकर संक्रांति है, गीता जयंती है, गुरु नानक जयंती है, हर जिले में गीता भवन बनवा रहे हैं। अब विपक्ष कह रहा है कि ये तो पूरा भगवा कारण ही है, ये तो हिंदुत्व का एजेंडा है। मेरे को एक बात बताओ, सरकार समाज का प्रतिबिंब है कि नहीं? तो समाज मनाता गीता जयंती, समाज मनाता मकर संक्रांति, समाज मनाता जन्माष्टमी, तो सरकार अलग क्यों खड़ी रहेगी? सरकार क्यों नहीं मनाएगी? कोई इस बात में रोकेगा तो हम तो 10 बार मनाएंगे, वो उनको पेट में दुखेगा तो 10 बार दुखे, इससे चंदा। अरे समाज जो कर रहा है, सरकार उसमें सहयोग कर रही, तो हम गलत क्या कर रहे हैं? हमने कहा जी कि इस देश के अंदर पवित्र गीता जैसा ग्रंथ जो ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग तीनों की शिक्षा देता है। और आप अतीत का उदाहरण देख लो, अल्बर्ट आइंस्टीन से लगा करके विश्व के बड़े बड़े विद्वान अगर गीता को पढ़ करके अपना मार्ग खोजते हैं। ओपनहाइजर जिनने परमाणु बम बनाया, जिसके मन में इस बात की पीड़ा थी कि मेरे परमाणु बम बनने के बाद कई लोग मेरे हाथ से मर गए, तो उसको कोई मार्ग नहीं मिला। उसने संस्कृत सीखी, गीता का अध्ययन किया और कर्मवाद की शिक्षा के आधार पर उसको लगा कि मेरे हाथ से ये कर्म होना था, लेकिन मैं सब कुछ नहीं हूं, करने कराने वाला ईश्वर है। तो अगर वो अपने मार्ग में कहीं इस बात का लाभ लेता है, तो ऐसे में मैं गीता की बात पूरी दुनिया में करता हूं, तो गलत क्या है? गूगल खोल के देख लेना। मुझे गर्व है, दुनिया में सबसे ज्यादा गूगल सर्च इंजन पे पढ़ी जाने वाली पुस्तक गीता है, और इसलिए हमें इस बात का गर्व है। अच्छा, मैं आजकल सबके पास डिजिटल वॉच है, आपने वैदिक घड़ी लगवा दी। 27 नक्षत्र है, वो 27 नक्षत्र एक साल में 4 बार आते हैं, इसलिए एक साल में 4 बार आने वाले 27 नक्षत्र, अर्थात हमारे कोई संत भी कितने साइंटिफिक है, कोई साधना करता है, अपने आगे 108 लगाता है। तो जिसने 1 साल तक साधना की तो वो 108 लगाएगा, और जिसने 1 साल से ज्यादा साधना की तो 1008 लगाएगा। अब हमारे संतों को कोई मजाक बनाता तो कितना दुख होता है। नक्षत्रों की गिनती करके आप बताइए, ग्रहों की दशा देखने के लिए पूरी दुनिया ने, गैलीलियो जब तक दूरबीन नहीं लाया तब तक इनको ग्रहों की मालूम नहीं थी। पूरे देश में कोई भी सत्यनारायण की कथा, नवग्रह की पूजा होती कि नहीं होती है? ये गौरवशाली संस्कृति हमारे देश की है। कोई तीज त्योहार, कोई व्रत संपन्न, कोई विवाह प्रसंग नवग्रह की पूजा के बिना पूरा नहीं होता। ये हमारे गौरवशाली पक्ष है। ऐसे में हमारी तिथियों को निकालते हुए सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण आज का, 10 साल बाद का, 100 साल बाद का, 500 साल बाद का, वो हमारी वैदिक गणित से 1 मिनट में निकलता है। ये जो रात को 12 बजे समय बदलने की बात है, ये कौन सी साइंटिफिक बात है? सारी प्रकृति या तो सूर्योदय से चालू होती है, या उल्लू महाराज भी आते तो सूर्योदय के बाद आ जाते हैं। ये मध्य रात्रि में कहां से आ जाते हैं? तो जिनको इस बात की समझ नहीं है, वो आज भी इंग्लैंड के ग्रीनविच टाइम से टाइम मिलाते हैं। ये वैदिक घड़ी उनको जवाब है कि भैया 12 बजे कोई नहीं जगता, हम गलत फहमी में, या तो सूर्योदय में आ जाओ या सूर्यास्त में आ जाओ। हमारे देश में ये शुरू से परंपरा है। इस परंपरा के आधार पर समझने की जरूरत है। दुनिया के अंदर समय की सर्वाधिक शुद्धता की गणना 300 साल पहले तक भारत, और भारत में मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश में उज्जैन से होती है जी। और महाकाल बाबा का मतलब ही, महाकाल बाबा 12 ज्योतिर्लिंग में से है जी। लेकिन सही अर्थ में महाकाल में काल मतलब समय की नगरी है। तो समय के देवता है वो, समय की नगरी है उज्जैन, और इसलिए 300 साल पहले तक दुनिया में सर्वाधिक शुद्ध समय की गणना कहीं होती थी तो वहां से होती थी। और आज भी, अब तो जीपीएस बन गया फिजिक्स में। आप देखिए, पृथ्वी अपने अक्ष से 23.26 अंश झुकी हुई है। आप जीपीएस से उठा के देख लो, वो आपको उज्जैन, और उज्जैन के पास एक डोंगला में हमने ऑब्जर्वेटरी बनाई, वहां 23.26 अंश पे 1 मिनट में दिखा देगा। अर्थात वो हमने जो कहा था वो साइंटिफिक था। लेकिन चूंकि 300 साल पहले हम गुलाम थे, फ्रांस उस समय उत्कर्ष पे था, तो 50 साल तक फ्रांस की राजधानी पेरिस से दुनिया में स्टैंडर्ड टाइम तय होता रहा। फिर अंग्रेजों का समय आया तो वो अंग्रेज अपने इस सम्मान को अपने यहाँ खींच के ले गए, और वो अपने ग्रीनविच से समय बता रहे हैं। लेकिन 70 साल हो गए, आज इस 75 साल से ऊपर हो रहे हैं, लेकिन आज भी अपने गौरवशाली पक्ष को लेकर के। लेकिन मुझे एक बात की और प्रसन्नता है, वो समय शुद्धता का यहाँ आना चाहिए। इस अभियान में भारत सरकार के साथ हम भी बात कर रहे हैं, और इस मामले में भारत के आसपास के पड़ोसी देश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, जापान, ये सब भारत के विद्वान इस बात पे एक
भारत के विद्वानों के साथ है कि आज नहीं तो कल शुद्ध के समय की गणना भारत में होगी और वो भारत में से मध्य प्रदेश और उज्जैन में होगी। हमें इस बात का आनंद है। जी, इसमें वैदिक घड़ी अब उज्जैन में बन जाए। वैदिक घड़ी जैसे हमारे पास 60 मिनट का 1 घंटा है, तो 60 मिनट के 1 घंटे को आप 24 घंटे में डिवाइड करो तो लगभग वो 1350 मिनट के ऊपर आते हैं। जी, तो हमारे पास एक जो मुहूर्त है वो 44 मिनट का है। तो 44 मिनट के मुहूर्त के आधार पर अगर अपन कैलकुलेट कराएंगे तो वो हमारा बराबर 24 घंटे के अंदर का हिसाब लगाएगा कि सूर्योदय का सही समय क्या है। तो हमने सूर्य से अपने समय सिद्धांत की गणना की है। और दुनिया में 2 ही प्रकार की गणना होती है, या तो सूर्य गणना या चंद्र गणना। अभी हम नादानी में से इस बात को नहीं लाते हैं। अंग्रेजों के 12 महीने के दिन आप निकालना, रिकॉर्ड आपको गूगल से भी मिल जाएगा। अंग्रेज खुद पहले 10 महीने का साल मनाते थे, उसके पहले 8 महीने का मनाते थे। हमारी देखा देखी करते करते अब वो 12 महीने का मनाने लगे। तो आप जिनको जब समझ में आए, जब जागे तब सवेरा। तो हम तो जागे हुए, हमको क्या चिंता है, हमको तो बोलना ही पड़ेगा। जी, मेरा अगला सवाल है, बहुत बड़ा विषय है यूनियन कार्बाइड का जो कचरा है। 40 साल बाद ये डंप हो रहा है और कोर्ट के आदेश के बाद ये डंप हुआ, लेकिन इस पर पॉलिटिकल विवाद विपक्ष ने बनाने का प्रयास किया। क्या कहना चाहते हैं आप? ये सब अतीत के कांग्रेस के ऐसे पाप है कि उनके, सरल भाषा में बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन उनके बाप दादाओं ने बोए बीज थे जो हम सब भुगत रहे हैं। ये एक बड़ी दुर्भाग्य की बात है। कांग्रेस के शासनकाल में यूनियन कार्बाइड को लाइसेंस दिया गया था। कांग्रेस के शासनकाल में निर्बाध गति से शहर के बीच वो चलता रहा। लापरवाही से चलने के बाद गैस रिसी तो लाखों लोग मारे गए। उन्होंने, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, बल्कि जो फैक्ट्री चला रहा था उसको भगाने का और मौका दे दिया। 20 साल तक वो घटना के बाद भी उसका 20 साल में कितना दुष्परिणाम हुआ होगा, कितना वो विषाक्त है, जो आज हमको समझा रहे हैं कि वो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ये उस समय कहां गए थे? अपने अतीत के पुरखों को भी माफी मांगना चाहिए कांग्रेस वालों। लेकिन कांग्रेस कह रही है अभी, मेरा निवेदन तो सुनो जी। 25 साल बाद ये अपने अभी आज की स्थिति में भी 10 साल पहले 2013-14 में, 2013-14 के पहले 2010 में कांग्रेस के ही प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की सरकार में पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने यह निर्णय किया कि इसको पीथमपुर पहुंचाना चाहिए, और उनके ही मंत्रिमंडल ने रिकमेंड किया कि हाँ इसको जला दो। तो हमने तो उस निर्णय के आधार पर बढ़ते हुए कोर्ट में सारे निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में अगर इस चीज में हाथ डाल करके सबको निजात दिलाने का प्रयास किया, तो अगर इसको वो गलत कह रहे तो ये जनता उनसे जवाब मांगेगी ये पाप किसका था और आज तक ये पड़ा क्यों रिया है। तो आज, और माननीय न्यायालय इसका गवाह है, आज मुझे धन्यवाद है उच्च न्यायालय का, जिन्होंने इस बात के लिए माना कि हाँ आपने अपनी तरफ से जो हमने आदेश दिया उसका आंशिक पालन कर लिया है। लेकिन 6 सप्ताह का समय दिया और उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश के अंदर किसी को भी कहना हो तो 6 हफ्ते के अंदर कह दे कि इसका निस्वारण कैसे करना है। और साथ ही साथ जो भ्रम फैलाएगा वो कोई भी हो, उसके लिए भी कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है कि वो कोर्ट के संज्ञान में रहेगा। माफ करना, वो मीडिया हो या कोई भी हो, कोर्ट उससे भी निपटने में सक्षम रहेगी। मुझे गर्व है कि कोर्ट ये फैसला दे रही है और हमारे अभी तक के स्टेप को उन्होंने सही माना है। जी, आप ब्रिटेन, जर्मनी गए थे हाल ही में और वहां पर 60,000 करोड़ के निवेश की बात हुई है। भोपाल में ग्लोबल समिट होने जा रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं प्रदेश के लिए और खासतौर पर यूथ के लिए यहाँ के? आपको एक आंकड़ा बताता हूं। जी। दुर्भाग्य से हमारे इस प्रदेश का 1956 में प्रदेश बना है जी, और 1960 में इस राज्य के आकलन के आधार पर देश के बाकी राज्यों में गरीबी का स्तर जो माना गया था उस स्तर से खसकते खसकते 2003-4 तक ये 80 पॉइंट से खसक करके 40 के अंदर आ गया। और इस देश के अंदर मध्य प्रदेश एकमात्र राज्य ऐसा था जहां सड़क, बिजली, पानी
सारी स्थिति में मध्य प्रदेश बहुत गर्त में चला गया। लेकिन 2003-4 के बाद आज मध्य प्रदेश बिजली में सरप्लस है, सड़कों से अच्छा हुआ है, सब प्रकार के अपने अन्न में भी हमने हरियाणा पंजाब को पीछे छोड़ करके अगर हमने अन्न भंडारण में भी अपनी पोजीशन बनाई, दूध उत्पादन में पोजीशन बनाई, तो ये आज अपनी प्रोग्रेस का जो बड़ा कारण बना है। लेकिन आज भी ये मान के चलो एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट हमारी बहुत अच्छी हो गई, जी। लेकिन इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट में अभी हमारी काफी गुंजाइश है। तो हमने अभियान चलाया अपनी सरकार बनने के बाद, संभाग में भी इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव करा रहे हैं और इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव को सफल करने के लिए देश के बाकी राज्यों में जहां बेहतर उद्योग है, मुंबई, कलकत्ता, बेंगलोर, अब छोटी छोटी बात, हमारे यहाँ 50,000 से ज्यादा इंजीनियरिंग के विद्यार्थी जो आईटी को समझते हैं, लेकिन इनको आईटी के लिए बेंगलोर जाना पड़ता, किसी और राज्य में जाना पड़ता। तो हमारा युवा क्यों बाहर जाना चाहिए? उनको सबको यही रोजगार मिलना चाहिए, उनको काम मिलना चाहिए। इसलिए सभी सेक्टर में समान रूप से यहाँ की बौद्धिक क्षमता वाले लोगों को उपलब्ध अवसर दिलाने के लिए, बेहतर से बेहतर करने के लिए हमारी सरकार काम कर रही है और इसी आधार पर हम पूरे राज्य को देश का नंबर 1 का राज्य बनाने के लिए कृत संकल्पित हैं। तो जो हमारी अभी बजट की जो मैंने आपको अभी अपनी पोजीशन बताई, 5 साल के अंदर हम 7 लाख करोड़ का टारगेट लेके चल रहे हैं कि सभी प्रकार से नंबर 1 का राज्य बनेगा और सबको रोजगार मिलेगा। जी।